इसको रोक दे रहा हूँ। हम लोग बाबू गेट लगा दो अब जवाब लग के सामने के बैठो, गेट लगा के आओ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ऑलमोस्ट सारा बात बता ही दिया, उसमें सारा बात बता दिया है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज पढ़ाई खत्म कर दो उसको, तो फिर नया चीज़ शुरू करेंगे आज। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट आपको लिखाना है। हालांकि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट समझाया कि फोर्स का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, तो उसको एक बार फिर एक साथ जमा करके सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक जगह लिखा देना। आपको याद करना है टोटल जितना भी लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, सबका यूनिट आपको याद करना है। अभी हम लाइन बाय लाइन यूनिट लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। हम लोग क्या जानते हैं, यूनिट का सिस्टम कितने तरह का होता है, 3 तरह का। एक CGS है, एक MKS है और एक MKS सिस्टम है। 3 सिस्टम है, CGS, MKS, MKS का नाम और क्या है, SI सिस्टम, और एक सिस्टम का नाम क्या है, FPS सिस्टम। याद आ रही है बात। और दुनिया में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका बुनियादी यूनिट होता है। 3 ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका फंडामेंटल यूनिट होता है। वो कौन है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का CGS में ग्राम है, मास का किलो है, लेंथ का सेंटीमीटर है, मास का ग्राम है, टाइम का सेकेंड है। MKS यानी कि SI सिस्टम में लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का वही सेकेंड है। FP सिस्टम में क्या है, लेंथ का फुट है, मास का पाउंड है, इसको LB से लिखते हैं, और टाइम का सेकेंड है। यही 3 फंडामेंटल यूनिट था। और बाकी क्या बताया था कि बाकी जितना ही फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में है, सबका यूनिट कैसा यूनिट है, ड्राइव यूनिट है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से किया गया है, ड्राइव किया गया है। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट का हेल्प लेकर के बाकी सारे यूनिट्स को बनाया गया। पिछले कुछ क्लास में एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्वेश्चन पेपर में दिया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे लाइन से, और सबका हम सिस्टम में लिख रहे यूनिट। खासकर 2 ही का लिखेंगे, CGS का और MKS का। बात समझ में आ रही है? वो यूनिट लिखेंगे, ऐसा नोट कीजिएगा आप लोग, और सबका यूनिट को आपको याद करके आपको संडे सुनाना है। संडे आज हम यूनिट भी लिखा दे रहे हैं, और उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं वो भी सिखा दे रहे हैं। और आज तो फ्राइडे, जितना यूनिट लिखेंगे सिर्फ यूनिट सुनेंगे कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, CGS में क्या है, MKS में क्या, और यूनिट कुछ नहीं सुनेंगे। संडे सुनेंगे, फिर मैथ पढ़ाइएगा सुनेंगे, ठीक है। तो अभी हम यूनिट लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, उसका यूनिट भी लिख के आपको दिखा रहे हैं। आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए कैसे देखिए पहले कैसे लिख रहे हैं, 2 लाइन देख लीजिए पहले मेरा। इसके बाद ऐसे कॉलम बनाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। पहले देख लीजिए हम कैसे लिख रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हम लोग CGS सिस्टम। इसके बाद एक क्या आता है, MKS सिस्टम। इसका नाम एक और भी है, SI बोलते हैं। और उसके बाद एक सिस्टम है क्या आप लोगों का, FPS सिस्टम। ये तो याद कराएंगे एग्जाम में, आपसे एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं अगर किसी भी सुले एग्जाम में। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, और उसका यूनिट लिखेंगे। देख रहे हैं? तो अब देखिए यहाँ पर, अगर आप लोग पिछला 2-3 क्लास किए हैं तो आपको ये मालूम होगा, शायद अंदाज़ा होगा कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट, अगर आपको CGS पे याद है तो MKS में अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे कि फोर्स की यूनिट क्या लिखाया था CGS सिस्टम में, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, मैं बताइएगा नहीं। हम फोर्स की यूनिट क्या लिखाया था CGS सिस्टम में, लिखाया था ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखाया था ना? कॉपी में देखिए लिखा हुआ होगा। तो ये सीजी सिस्टम में था ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी को हम लिखना चाहे एमकेएस में, क्योंकि भारी चीज़ है नहीं, आपको करना क्या होता है एमकेएस में, जहाँ ग्राम हुआ किलोग्राम कर देना पड़ता है, जहाँ पर सेंटीमीटर करना पड़ेगा आपको मीटर, जहाँ पर सेकंड वो सेकंड ही रहेगा। तो आपको अगर हम फोर्स का यूनिट लिखाएंगे तो आप एक को अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप फोर्स का यूनिट याद कर लीजिए सीजीएस में, आपको क्या मालूम है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एमकेएस में होगा तो ग्राम किलोग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा और सेकंड का मीटर रहेगा, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके आसानी के लिए बोल रहे हैं, अगर आपका मन करेगा पूरा रट्टा मारिए, मेरा थोड़ा कुछ जा रहा है, ठीक है, मैंने तो आप ही को करना। हम तरीका बता देते हैं कैसे आप एक ही बार याद कीजिएगा तो आपको सबका यूनिट हर सिस्टम में याद हो जाएगा। हाँ इससे आपको यहाँ पर क्या ये बात याद रखना है कि सेंटीमीटर का मीटर होता है एमकेएस में, और सेंटीमीटर का फुट कहाँ पर होता है, एफपी सिस्टम में। अब इसी अगर इसी यूनिट को अगर लिखे एफपी सिस्टम में तो क्या होना चाहिए, पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। याद है ना, याद तो करना नहीं पड़ा, वैसे लिख लीजिएगा। इसीलिए जो भी आप तो लिखाएंगे तीनों का ही, लेकिन आगे और जोर किस पे दीजिएगा, सीजीएस में। अगर आपको एक याद हो गया तो बाकी एमकेएस एसआई आपको एमकेएसआई या फिर एमकेएस आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटी शुरू में तो एकदम आसान लिखेंगे, जो हम लोग जानते हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन है वो, पहला कौन है, लेंथ है ना। हम स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, लेंथ का यूनिट क्या है आप बोलिए, लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। लंबाई की यूनिट एमकेएस में क्या होगा, मीटर, और एफपीएस में फुट होगा, एफटी मतलब फुट। वैसे ही हम लोग यहाँ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, मास का लिखे, मास लिखे, मास का क्या होता है, ग्राम, यहाँ पर किलोग्राम, और यहाँ पर एलबी लिखते हैं, लेकिन एलबी ना, एलबी लिखते हैं। अच्छा उसके बाद टाइम का है, वक्त ठीक चल रहा है तो टाइम खराब चल रहा, टाइम का क्या होता है, चार्ट बनाइएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। चार्ट मतलब वो चार्ट नहीं जो पापड़ी के साथ मिलता है, ये फिजिक्स का चार्ट है। सेकंड हुआ ये जो तीन फिजिकल फंडामेंटल, अभी लिखे मना अभी ये तीन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। टाइम का सब में सेकंड होता है। अब पढ़ाते हुए ये भी बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तीनों सिस्टम में सेम है, तो कौन है वो, ये तीनों कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये सब क्या चीज़ है, फंडामेंटल यूनिट है। अब जो शुरू होगा वो सब क्या शुरू होगा, ड्राइव यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट से मिल के बना। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको उतारिए आप लोग पहले, फिर हम इसके पीछे और लिख के दिखा रहे हैं, आप इसको पॉज कीजिए। हालांकि इसे भी आपको पहले लिखाया, लेकिन छीटा हुआ हम समेट दे एक जगह ताकि डायमेंशन लिखने में आप लोगों को आसानी हो। फिर सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ, यहाँ पर क्या होगा, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर क्या होगा, फुट पर सेकंड। वैसे ही आपका एक और फिजिकल क्वांटिटी जिसको लोग बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका यूनिट होता है आपका वही सेम रहता है, इसका सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और फुट। मतलब क्या, मतलब कि स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट हर सिस्टम में सेम है। पॉज करके उतार लीजिए इसको, फिर बिठाएंगे ऊपर का पूरा। हाँ तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी लिखा है। आने वाले दिनों में और भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसका यूनिट भी हम लोगों को याद करना होगा, लेकिन इतना अभी काफ़ी है। और सबका आपको डायमेंशन निकालना सिखाएंगे।
आपको बार क्या बोल रहे हैं कि आप सबका सीजी सिस्टम याद कीजिए, एमकेएस अपने आप याद हो जाएगा, एफपीएस अपने आप याद हो जाएगा और एसआई भी तो ऐसे याद हो ही जाएगा अपने आप। मेन कौन है? सीरीज याद करना। फिर किसको क्या रिप्लेस करना बता दिया, सेंटीमीटर मीटर में रिप्लेस होगा, ग्राम किलोग्राम में रिप्लेस होगा, सेकंड सब में सेकंड ही है। अगर आपका मन करेगा चलो तीनों याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो मारो, ये तेरे दिमाग का जो करना था, आपको याद चाहिए संडे के दिन, ठीक है। अच्छा अभी देखिए, अब आप देख रहे हैं कि 3 जगह पे डैश है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एम्पियर लिखा है, वहाँ डैश है। मतलब ये जो लास्ट में जो 4 हम फिजिकल क्वांटिटी लिखा ना, लास्ट में जो 4 फिजिकल क्वांटिटी लिखा हम, ये सब यूनिट जो है इन लोगों का फेमस यूनिट है, यही सब इस्तेमाल होता है, इसका दूसरा यूनिट है नहीं, इसी को आपको इस्तेमाल करना है, इसी को आपको याद भी करना है। और यहाँ पर कैंडेला जो लिखा है उसके बगल में ब्रैकेट में सीडी लिखा है, इसमें सीडी लिखा है, एक कैंडेला का सिंबल है सीडी। अभी आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ऑप्शन कैंडेला लिखा हुआ नहीं सीडी लिखा हुआ, तुम बोले सर आप तो कैंडेला लिखा है, एग्जाम में सीडी लिखा हुआ था, आप तो कैंडेला बोले नहीं थे, तो बोल दिया हमारे बाद में बोलेगी नहीं, सर आप बोले नहीं। यहाँ तक बात समझ में आई? सारा कॉपी में आपका लिखा हुआ है, और आपको डायमेंशन निकालना सिखा रहे हैं, डायमेंशन निकालना सिखा देंगे, 2-3 बात बोलेंगे, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बस डायमेंशन, अच्छा मैं डायमेंशन बोलते हैं किसको पहले समझने की किताब की है बना, देखिए डायमेंशन पहले बोलते हैं किसको पहले, इसको समझिए। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, पढ़ा है शुरू में क्या कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसका मेजरमेंट कर सके, वो क्या चीज़ है? हर फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर सके। तो क्या मेजरमेंट करते हैं हम लोग उसका? किसी का मास मेजरमेंट करते हैं, किसी का लंबाई करते हैं, किसी का वॉल्यूम करते हैं, किसी का स्पीड नापते हैं, बहुत तरह का फिजिकल क्वांटिटी है और सबको मेजरमेंट हम लोग करते हैं। और हर फिजिकल क्वांटिटी दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बात समझ में आ रही है? इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी को नापा जा सकता है। जैसे कि इस घर का एरिया, इसको नाप सकते हैं हम लोग, क्षेत्र की लंबाई है और अपनी एक चौड़ाई है। तो अगर हम एरिया नापेंगे तो मेरा डायमेंशन कौन होगा? लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। अगर हम इस रूम का वॉल्यूम नापना चाहेंगे कि रूम का हजम कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो लंबाई भी लेंगे, चौड़ाई भी लेंगे और ऊंचाई भी लेंगे। ये जो हम ले रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं, चौड़ाई ले रहे हैं, ऊंचाई ले रहे हैं, यही डायमेंशन है। जैसे मान लीजिए अगर हमको नापना है, आपका डायमेंशन देखना पड़ेगा, आप कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं, ये आपका क्या होगा? ये आपका डायमेंशन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो डायमेंशन क्या है, वो जो मेजर करते हैं हम लोग, किसी क्वांटिटी का जो चीज़ मेजर करते हैं वो जगह कहलाएगा डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कीजिए अभी इसको जरा सा। लेंथ का एल होगा और टाइम का जगह में टी रिप्लेस कर देंगे। ये बार रिपीट करो, डायमेंशन किसको बोलते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस, दीवार से हिलाने देने मना किया ना, इधर के बैठ, दीवार हिलाने दो, आगे के बैठो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसका यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, उसी को बोलते हैं डायमेंशन। फिर रिपीट कर दे रहे एक बार, क्या बोला? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्रेस करते वक्त उसमें फंडामेंटल यूनिट कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग डायमेंशन। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है? 3 ही तो है। किस किस का है? मास का है, लंबाई का और टाइम का। ठीक है, और मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे डायमेंशन में? मास के लिए एम यूज करेंगे और लेंथ के लिए एल
करेंगे और टाइम के लिए टी यूज करेंगे। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर। मास का क्या होता है? ग्राम। किसमें? सीजीएस में। टाइम का क्या होता है? तो जो यूनिट हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं हम, अगर आपको लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट है? किसका? देख के बोलिए। मोमेंटम का है। अगर आपको इसका यूनिट याद है तो आप डायमेंशन भी आराम से लिख लीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। इसको आप ऐसे लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर, ये पर लिखिए, इसे पर, ये पर नहीं उड़ने वाला, ये बड़ा फ्रैक्शन है, ऐसे बटे का साइन है वो। इसको आप ऐसे भी, एक ही चीज है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लिखने में अच्छा लगता है, ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेकिन जब डायमेंशन लिखना होगा तो उसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्राम है किसका यूनिट? मास का। तो मास के बदले में क्या देने बोल रहे हैं? यहाँ पर क्या होगा? मास के बदले में आपका यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा। और यहाँ पर सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। यहाँ क्या लिखेंगे हम? एन लिखेंगे। और सेकंड किसका यूनिट है? बोलो। ठीक है ना? टाइम यूनिट है ना? क्या इसका टी होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? डायमेंशन लिख रहे हैं, भारी है बहुत, कुछ आप लिख और दिखा देंगे अभी हम। अच्छा, डायमेंशन की खूबी क्या है कि अभी हम लॉ ऑफ फिजिक्स पढ़ा था कुछ दिन पहले ना, हम लोग क्या पढ़ा है, याद कीजिए। लॉ ऑफ फिजिक्स में कि अगर a पे पावर माइनस n है, इसका मतलब क्या होता है? 1/a पे पावर n। या बताया था कभी कभी उल्टा भी इस्तेमाल होता है। अगर a पे यहाँ पर 1/a पे पावर n, इसका मतलब क्या होगा? a पे पावर माइनस n, जो पावर यहाँ रहेगा पावर यहाँ माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a पे पावर लिखा हुआ 3, यहाँ कितना होगा? मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है कि x पे पावर आपका लिखा हुआ है 2, तो यहाँ कितना होगा? अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर आपका लिखा हुआ है 1/x, तो मतलब क्या? पावर यहाँ कितना है? 1 है ना? 1 है तो 2 है तो -2 की है। अभी पावर कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब कुछ तो है। कितना है वो? क्या होगा इसका बदल? बात समझ में आ रही है? वैसे ही तुम यहाँ पर देखो, इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम तो अपनी जगह ठीक है, एन भी अपनी जगह ठीक है। ये टी जो है ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका डायमेंशन। ठीक है, एक और लिख के दिखा रहे हैं। चलिए मान लिया आपको ये किसका लिखा था? मोमेंटम का डायमेंशन। देखिए, अब याद नहीं कर पाइएगा। अगर आपको बोलेंगे कि सबका डायमेंशन याद करो तो आपसे याद नहीं होने वाला, आप भूलिएगा, लेकिन आपको यूनिट तो याद करवा रहे हैं हम। अगर एक बार आप सीरीज की यूनिट अगर याद कर लेंगे, तो एमपीएस भी याद हो गया, एपीएस भी याद हो गया। अगर आपको यूनिट याद है तो डायमेंशन आपको याद करने की जरूरत नहीं। कहीं पर भी कोई बोलेगा आप लिख के दिखा दीजिए, बोलेगा ले हो गया, हर चीज़ याद नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए डेंसिटी, आपको डेंसिटी का यूनिट याद है, सपोज कर लेते हैं, मान लिया संडे है, आपसे पूरी डेंसिटी का यूनिट क्या है? आप बोले सर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? देखो, तो डेंसिटी का यूनिट क्या लिखा है? डेंसिटी का यूनिट लिखा है हम क्या? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा तो ये कैसे लिखेंगे? तो देखिए बोलिए, ग्राम। तो ग्राम किसका यूनिट है? लेंथ का, मास का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? और सेंटीमीटर किसका यूनिट है? तो एल लिखेंगे। अब तुम इस लॉ को देख के बोलो क्या होना चाहिए वहां पर? क्या लिखेंगे? बताओ। पहले एम लिखेंगे और एन पे पावर -3 नहीं लिख पाएंगे आप? यस सर। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जो रट्टा मार के जाएगा वो शायद बोल दे अचानक फटाक से, लेकिन हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन सही बोलेंगे। जो रट्टा मार के जरूरी नहीं सब याद हो। अगर आप सीख लेंगे तो आपको सब अपने आप मालूम रहेगा, याद भी करना नहीं पड़ेगा।
तो एक और दो लिख के दिखा देंगे आप लोग, इसको उतार लीजिए अच्छे से। ये तो लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज था, ठीक है ना, समझाने के लिए। पॉज कीजिए। अच्छा, जो हम आपको एक और लिख के दिखा रहे हैं, दो बैठ के आप लोग अभी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये करेक्शन करते हैं, बाकी घर में करना आपको सब, इसीलिए बोलते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। ये किसका लिखे बताओ? फोर्स का लिखे? चलो फोर्स का देख लो। फोर्स का यूनिट क्या है जी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप बताएं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बताएं बताएं। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम का क्या होता है हम लोगों का? सेंटीमीटर का? तो ठीक है। और सेकंड का क्या होगा बोलिए लोग आप? भारी है बहुत। तभी दो बुद्ध आप लोग करने दें हम। इसको डाल लीजिए, सब पॉज, इसको पॉज कर दीजिए, हम दो करने दे रहे हैं आप लोगों को। अच्छा देखो, तो हम लोग ये चीज पढ़ा है कि मास की पैमाइश किससे करते हैं, मेजरमेंट किससे करते हैं? किसी भी मास का मेजरमेंट किससे करते हैं? जब पढ़ा रहे थे मेजरिंग डिवाइस, ये बताया मास का मेजरमेंट किससे करते हैं और वेट का मेजरमेंट किससे करते हैं? हम बताया था कि मास का मेजरमेंट कॉमन बैलेंस से करते हैं। किसको बोलते हैं कॉमन बैलेंस? जो आम तराजू पल्ला होता है, जो मोदी लोग के इस्तेमाल होता है, बीच में कांटा, दो पल्ला होता है, एक जगह वर्टिकल है, एक जगह ठोंगा में सामान, है ना जी? हालांकि अब ये पल्ला आहिस्ता आहिस्ता कम और अब लोग लेके चले आ रहे हो और नंबरिंग वाला लेके चले आ रहे हैं। लेकिन जो पल्ला का नाम क्या है? कॉमन बैलेंस। तो कॉमन बैलेंस है। और ये जो अभी आया हुआ नया मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक, ये भी एक तरह का कॉमन बैलेंस ही है। कैसे कॉमन बैलेंस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमन बैलेंस है, ठीक। तो इस बात को समझिए, यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात है, तो पहले बिठा दें। चलो है ना। यस सर। सुनिए, तो हम लोग पढ़ा है कि मास का मेजरमेंट किससे करते हैं? कॉमन। और ही बहुत कुछ लिखा है यहाँ, अभी जोर से बात कर रहे हैं। और वेट का स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। अब देखिए मास और वजन में क्या फर्क है। देखिए मोदी के से यहाँ कोई सामान खरीदते हैं हम लोग, तो हम लोग वजन नहीं लाते, मास लाते हैं। बोलने में ये इतना आम बात हो गया कि जहाँ बोलते नहीं है या वजन कर दीजिए, हालांकि ये जो बात बोलते ये बात टेक्निकली रॉन्ग है। अगर आप मोदी क्या है, मोदी को बोले मोदी 5 किलो आटा वजन कर दो, तो टेक्निकली ये बात रॉन्ग है। हम लोग 5 kg मास लेते हैं, वजन नहीं ले। 5 kg मास लेते हैं। हम बता रहे क्या इसके पीछे मसला है। पहले समझ लें, आपके स्प्रिंग मास क्या नापते हैं हम लोग? कॉमन बैलेंस। और वेट से क्या नापते हैं? वेट किसे नापते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। देखिए मास और वेट जो है ना, चूँकि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो इस्तेमाल करते वक्त मास और वेट है वो मोटा मोटी ऐसा मिक्स हो गया है कि दोनों बराबर, इसीलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी हम लोग सभी तो वेट बोलता है, मास तो कोई नहीं बोलता। कभी क्या दुकान में बोले हमको 2 kg गोश्त का, बोला 3 kg हमको मांस दो,
नहीं बोल 3 kg गोश्त बोलते हैं उसको, 3 किलोग्राम गोश्त वजन कर दो, ऐसे कभी नहीं बोलते 3 किलोग्राम मांस को, गोश्त का मांस को ना बोलो, कभी नहीं बोलते, समझ ही में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ा सा टेक्निकली बात समझिए। देखिए मास और वेट में क्या फ़र्क है। मास किसको बोलते हैं? मैटर का टोटल कलेक्शन को, मैटर का टोटल कलेक्शन को उर्दू में बोलेंगे तो मादे की मजमूई मिकदार को, और थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैटर का टोटल कलेक्शन को, उसको बोलते हैं मास। मास जो है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, मास हमेशा कांस्टेंट है। बता रहे आगे चलते, अभी सिर्फ जो बात बोले वो सुनिए। मास हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट, वो कभी घटता कहीं बढ़ता नहीं है। लेकिन वजन, वजन क्या है? वजन किसको बोलते हैं? वजन किसको बोलते हैं? वजन उसको बोलते हैं कि ज़मीन जिस ताकत से किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग वेट। क्या बोला वेट? ज़मीन जिस ताकत से किसी चीज़ को अपने सेंटर के जानी, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसको बोलेंगे वेट। और मास किसको बोलेंगे? मैटर का टोटल कलेक्शन, मादे की मजमूई मिकदार को मास बोलेंगे। फर्क समझ में आ रही है तो ये बात? इसमें तो गड़बड़ क्यों है? देखिए मास के बारे में क्या बोला? मास जो है कहीं बदलेगा नहीं, हमेशा उसका क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए अगर आप एक खास तरह का चावल ले रही है, मान लीजिए हम बासमती राइस लिया, और उससे मान लीजिए हम लिया है 2 किलो चावल लिया, ठीक है। और मान लीजिए 2 किलो चावल में 20,000 दाना है, 20,000 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ज़्यादा ही हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2 केजी चावल में 20,000 दाना है। हम खरीदा, अभी रही मटिया बच गई, वहाँ भी देवी 2 केजी बासमती राइस सेम चावल में, अगर पक्का दिन एग्जैक्ट 2 केजी होगा तो इसका अंदर चावल का दाना कितना होगा? उतना ही होना चाहिए। तब इसे बोले मास जो है कभी घटता बढ़ता नहीं, मास का जो मिकदार है हमेशा क्वांटिटी कांस्टेंट है, लेकिन वजन जो है वो जगह के एतबार से घटता बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वेट, इसके बारे में क्या बोला है? ज़मीन जिस ताकत से ये चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे उसका हम लोग वेट बोलते हैं। लेकिन ये जो वेट है हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये वेट जो है ऊंचाई और गहराई के साथ घटता बढ़ता रहता है। अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे ना, अगर ऊंचाई की तरफ जाएंगे हम लोग, तो वेट में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। ये बात समझ में? जो आप चावल यहाँ पर वजन करेंगे 5 किलो, आप चल जाइए 100 किलोमीटर ऊंचाई पे चल जाइए ऊंचा, तो आपका वो 100 किलो चावल यहाँ वजन करते वहाँ 100 किलो नहीं होगा, बल्कि और कम होगा। वहाँ नापेगा आपका वो 80 किलो हो जाएगा, 85 किलो होगा। वो चावल गिरा का रास्ते में गिर गया क्या? ये बात सही बात नहीं। आप चावल यहाँ वजन किए 100 किलो का बस्ता ले गए, आप 100 फीट ऊपर चले गए, बुर्ज खलीफा का ऊपर चले गए। बोलने में कहा जाएंगे नहीं, मतलब जा ही नहीं पाएंगे, जाना भी नहीं। तो 100 किलो चावल आप यहाँ खरीदे, आप एकदम काफ़ी ऊंचाई पे चले जाइए, काफ़ी ऊंचाई पे, तो वहाँ पर 100 किलो अगर नापी का चावल, तो आप यहाँ तक आपके 100 किलो ढो के लेकर गए वहाँ तक का, लेकिन वहाँ आपको वजन जो दिखाएगा वो कम दिखाएगा। तो क्या चावल कम हो गया? मास वही है, इतना मास यहाँ पर था, मास वही है, वजन कम हो गया वहाँ पर। नहीं बात सही है? मान लीजिए हम लोग का मन क्या है यहाँ पर कि चांद पे दावत करेंगे, हम चांद पे बैच जाएंगे, बैच चलेंगे चांद पे, हम चांद पे चलेंगे हम लोग, और सबको बोला बिरयानी होगा, तब पार्टी होगा, चलेंगे हम लोग। बहुत ही एस्टिमेट ले लिया, यहाँ से मालूम इतना बच्चा है तो बोल रहे कि ठीक है 20 किलो चावल ले लीजिए, 40 किलो गोश्त ले लीजिए, और 20 किलो आलू ले लीजिए। हम ले होगा कहते हम लोग बैठे हैं, हम कहाँ ऑटो में बैठे, ऑटो उड़ता है भाई, देखो धूम 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 फ्री में ऑटो उड़ रहा था, ताली में चढ़ रहा था। तो अगर चांद में जाएंगे, जब वहाँ पर जाके वजन करेंगे चावल का वजन, तो यहाँ पर तो लेके गए 20 किलो, वहाँ पर 1/6 हिस्सा कम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब वहाँ पर आपको वजन में जो वजन हो जाएगा चावल का 14-15 किलो के आसपास रहेगा। आप बोलेंगे जब 5 किलो चावल क्या हुआ, ऐ जो लाया वही वही निकाल लिया होगा, ऐ पहुँची चोरी कर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? ऐसा होता चांद पे ग्रेविटी कम है,
चांद पे जो ग्रेविटी है, मतलब किसी को अट्रैक्ट करने की, वो जमीन के मुकाबले बहुत कम है। तो ग्रेविटी का भी क्या बोला कि जमीन जिस ताकत से जो खींचेगी अपनी तरफ, उसको चीज़ का हम लोग वजन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये वजन हर जगह कांस्टेंट, ये हमेशा हर जगह जगह के हिसाब से बदलता है। ऊंचाई पे जाएंगे तब वो गहराई पे जाएंगे बढ़ जाएगा। अब मन की चलो आए कोयला कान के अंदर कि 1000 फीट गहराई पे जाएंगे, वहाँ दावत करेंगे। तो वहाँ दावत करने आएगा तो वो जो चावल लिए 20 किलो हो, तो वहाँ का 22 किलो हो जाए। लेकिन इसमें नहीं, चावल बढ़ गया, बात समझ में आ रही है? तो वजन घटता बढ़ता है उस जगह के आधार से, पोजीशन के आधार से। इसलिए बोला जाता है कि मास जो है वो कांस्टेंट और फिक्स्ड है, मास कभी घटे बढ़ेगा नहीं। खुद आप ही की वजह से मान लो इसका वजन मान लो 60 kg, अभी चांद पे जाएगी, इसका 6 kg कम हो जाएगा, मैं 54 kg हो गई। अरे माँ मैं पतली हो गई, 54 kg 6 किलो किया काम, मतलब हाथ बात निकल के बाहर चला गया इसका, पैर जमीन में रह गया, बगैर पैर का आसमान में इसको से लगेगा नहीं, बात समझ आ रही है? तो क्या इसका वाकई हाथ में उंगली कम हो गया है? नहीं, ये जो वही नौशीना है जिसका 2 पैर तो हाथ है, वही है बस। वहाँ पर उसका कायनाती कशिश जो है, ग्रेविटी जो है चांद पे बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको वेट लॉस फील हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ का लिफ्ट पे कर सकते हैं। जब लिफ्ट चढ़ता है तो कैसा भारी भारी लगता है, जब बोले तो हल्का हल्का लगता है, वैसा वाला हल्का नहीं जो तुम मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ बात आपको यहाँ याद रखना है मोटा मोटी कि मास को किससे मेजरमेंट करते हैं और वेट को किससे मेजरमेंट करते हैं। मास और वेट को मिक्स ना करें। डेली लाइफ में इस्तेमाल करने में मिक्स हो गया है, फर्क नहीं पड़ा, चल रहा है दुनिया सीख रही, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तुम लोग समझो कि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ है। वेट उसको बोलते हैं जिस ताकत से जमीन की चीज़ को अपने की तरफ खींचती है। मास किसको बोलते हैं? मैटर का टोटल कलेक्शन। मास कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन वजन जो है, अब अगर आपको हम बोल दे बताओ मास एंड वेट में फर्क, टेस्ट में दे दी, क्या करेगी, क्या बोलेगी, यार नहीं पता, बोलेगी जो सर बोली नहीं, ये नहीं लिखना है, लिखना है पॉइंट नंबर 1, मैटर का टोटल कलेक्शन को मास कहते हैं। मास की बची मिकदार को मास कहते हैं। इधर आएंगे वेट में क्या लिखेंगे? जमीन जिस ताकत से की चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको मास कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा फिक्स्ड है, मोयन है। वजन जरा के अंदाज से घटता बढ़ता है, घट बढ़ सकता है। मास की पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कॉमन बैलेंस से, और वेट ही करते हैं। तीन तो फर्क देखो, बैठे बैठे हो गया, बुक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा जो लिख के नोट कर लोगी तो बुक से आगे नहीं करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा मर्जी, तुम बुक से याद करो, मेरा क्या। ये पॉइंट समझ में आया? आज का आखिरी पॉइंट, उसी आज के लास्ट एक टॉपिक आप लोगों के बुक में वो ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस लाइन को याद नहीं करना, ये लाइन ट्रू फॉल्स से भी है, जब क्वेश्चन देंगे तो आपको मिलेगा। ये क्या हम समझा रहे हैं इसको, लिखा हुआ क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या पानी का जो कसाफत है, डेंसिटी है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैं हमसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखिए इसको। ट्रू फॉल्स में कैसे दे सकते हैं उसको? हम बोल देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रू ना फॉल्स? फॉल्स होगा ना अगर बोल देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉल्स बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अगर ये लाइन याद आएगा तो 2-3 सवाल आपका ऐसे ही अपने आप सॉल्व करेगा, बैठना भी आपको नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर समझाएं इसका मसला क्या है। ये इसमें एक टर्म है डेंसिटी, वो आज हम नहीं समझाएंगे, समझाने में बहुत टाइम लगता है, इसको आज नहीं समझाएंगे, सिर्फ इसका आइडिया बोल रहे हैं, इसको कैसे समझिएगा। हम कॉम्परेटिव स्टडी बता रहे हैं, डेंसिटी का तारीख भी आपको नहीं बताएंगे। आप तेल देख रहे हैं, कड़वा तेल देख रहे हैं, और पानी भी देख रहे हैं,
पानी में ज़्यादा गाढ़ा कौन, पानी तेल में ज़्यादा गाढ़ा कौन है? तेल है। पानी पतला है, तो हम बोल सकते हैं कि तेल का डेंसिटी ज़्यादा है, पानी का डेंसिटी कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. 1 किलो चावल लीजिए और 1 किलो लीजिए आप मूढ़ी, दोनों एक ही किलो लिए, लेकिन याद दिखने बड़ा कौन लगेगा? देखने में कम कौन लगेगा? बड़ा देखने में कौन लगेगा? ये दोनों तो बराबर है। तो बोलेंगे चावल का डेंसिटी ज़्यादा है और मूढ़ी का डेंसिटी कम है। तो हवा भरा बस कर, नहीं बात समझ में? आप आगे बताता हूँ। मान लीजिए एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, दोनों को चढ़ा दी पल्ला के ऊपर, अलग है ना, 12 वाली घड़ी वाला मोटा है, जिसमें 2 रुपये लेता है। तो मोटा आदमी एक पतला आदमी, ठीक है, देखी के लग रहा है, लेकिन जब दोनों को नापी का दोनों 60 किलो, तो मतलब क्या? मोटा आदमी मोटा आदमी हवा बराबर, इसका मतलब मोटा आदमी का डेंसिटी कम है, उसके अंदर में पतला उसका सॉलिड। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे याद रहेगा? पक्का? तो जिसका यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, मूढ़ी का डेंसिटी ज़्यादा ना कम है? और चावल का डेंसिटी दोनों एक ही किलो है ना? लेकिन ज़्यादा जगह कौन ले रहा? जगह ज़्यादा कौन ले रहा? मूढ़ी। तो जो ज़्यादा जगह लेगा उसका डेंसिटी तो कम जगह लेगा, लेकिन वजन दोनों का लेकिन सेम होना चाहिए। वजन लेकिन दोनों का पकड़ पाएंगे, वो ना पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं बात समझ में? और क्या मिसाल दे, और क्या मिसाल दे? दूध ले लेते हैं, दूध। मान लो 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, या तो मोटापन किसमें है? तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? और पानी का मेरी बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक आम पानी है और एक पानी में नमक मिला हुआ है, तो नमक का डेंसिटी और प्लेन पानी का बात समझ में आ रही है? तो समझ में आपको आगे डेंसिटी किसको बोलते हैं? हालांकि इसको और समझाना होगा कि इतना ही बोलो क्या बोलते बोल दो। अच्छा ठीक है, छोड़ो मत बोलो। तो जिसका अगर 2 आदमी का वजन अगर मास अगर सेम है, तो जो ज़्यादा जगह लेगा उसका डेंसिटी भूल जाओ। तो मूढ़ी चावल को ध्यान में ले आना, मूढ़ी चावल मूढ़ी। अब ऐसा नहीं कि 5 किलो चावल लिया, 1 किलो मूढ़ी लिया, सब देखिए तो चावल तो लग रहा है। अरे मेरा भैया, तो चावल तो 5 किलो ले, दोनों बराबर ले भाई। 5 किलो मूढ़ी लेगा तो भेड़ लेके आना पड़ेगा, है ना? ठीक है, मेन बात जरा। अच्छा, आप लोग अगर ये फ्रिज है और ठंडा करते हैं पानी उसमें आप लोग? अच्छा, कभी ऐसा आप देखे हैं कि तो फ्रिज में जब पानी रखते हैं बोतल में, तो कोई बोतल ऐसा होता है कि ऐसा हो जाता है, इसको रखोगे ना, फिर गिर गया, खड़ा नहीं होता, लास्ट टाइम उसका टेक लगा के रखना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ है? पक्का हुआ है? तो कौन से बोतल में ऐसा हुआ है? जिससे बर्फ जम जाए, चपटा भी नहीं, पता नहीं क्या उसको होता है, क्या क्यों होता है? और अगर आप कांच का गिलास में रख रहे हैं बॉटल में पानी, रख दिया डीप फ्रीजर में, तो वो कांच किसका फटा है? पता उसको कहाँ पढ़ाई से आगे तक क्या होता है? देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जब उसको जमाया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है कम होता है, सुखड़ता है। वो ठंडा होने से कोई चीज़, हम तो कुछ सुखड़ा ठंडा में सुखड़ जाते हैं, तो ठंडा होकर कोई भी चीज़ सुखड़ती है। लेकिन पानी एक ऐसा चीज़ है ना, वो ठंडा होकर फैल जाती है। नहीं बात समझ में आ रही? तो जब बॉटल में पानी आप रखे हैं, तो इस बॉटल में जितना इसका वॉल्यूम है, पानी उसको उतना हटेगा। आप हटा दिए, पूरा एकदम भर दी, टाइट से भर दिया, पूरा मतलब यार उससे गर्दन तक भर दिया,
आप फ्रिज में रख दिए, अभी ठंडा होगा आहिस्ता आहिस्ता, ठंडा होगा ठंडा होगा ठंडा होगा, क्या जाके जमना शुरू करेगा। तो पानी कैसा लिक्विड है ना, जब ये जमता है तो ये थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा। तो हालांकि बना है पानी से ही, हालांकि बना है पानी से। अब बताओ ये एक बोतल पानी, एक बोतल और दो, एक बोतल और दो, कहाँ है बड़ा चोरी हो गया? दो, मान लो ये भी एक बॉटल है, इसे बर्फ जम गया, इसे बर्फ जम गया, इसे बर्फ जम गया और इसमें वही दोनों में लेकिन सेम रहेगा, ढक्कन पूरा बराबर भरा है ना, ढक्कन सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, एक तरफ फूल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है अंदर जमने के बाद वो बर्फ की खूबी है, मतलब पानी की खूबी है, जब जमेगी वो फैल जाएगी। जब फैल गई तो जगह ज्यादा लेगी, मोटा होगी ना पतला होगी? मोटा होगी। अब तुम बताओ इस बॉटल में बर्फ जमा हुआ, इस बॉटल में पानी है, डेंसिटी किसका कम होगा? याद करो मुड़ी और याद करो और चावल याद करो। बर्फ तो मोटा हो गया फैल के ना, तो डेंसिटी किसका कम होगा? बर्फ का डेंसिटी कम होगा, पानी का डेंसिटी नहीं। बात समझ में? सेम केस ऐसे ही है, एक दूध है, एक दूध को जमा दे प्याला, जो सेम साइज का प्याला है, एक दूध भरा हुआ, एक दूध भर उसको जमा दे, बर्फ बन गया वो दूध, बड़ा आइसक्रीम बन गया मान सपोज कर ले, तो किसका लाला सारा ना तो किसका डेंसिटी तुम्हारा ज्यादा होगा, किसका कम होगा? जमा हुआ दूध का कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेन पॉइंट की तरफ आइए, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो पानी है जो बर्फ बन जाता है, अरे बर्फ क्या है, एक सॉलिड चीज है, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा उस भारी बर्फ को अगर तुम डाल दो पानी में तो डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता है, फ्लोट तैरती है वो। अब डूब सुबह चला देखा तो कि चलाएगा ऊपर में, हालांकि पानी से ही बना है, ठीक, लेकिन जब पानी जब बर्फ बन चुका है तो उसका डेंसिटी कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब मेन बात की तरफ जाओ, कोई भी चीज अगर किसी लिक्विड में तैर रहा है, अगर उसका डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो उस लिक्विड में वो तैरेगा, उस लिक्विड में वो तैरेगा। किसी भी लिक्विड में कुछ अगर तैर रही है, अगर उस चीज जो तैरने वाली चीज का अगर डेंसिटी अगर उस लिक्विड से कम जिसके अंदर वो है तो वो फ्लोट करेगी, तैरेगी। अगर ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी डूब जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए देखो बड़ा लंबा लंबा जो बांस होता है दरिया में रखा हो तैर रहा है, एक से 1 रुपए का डालो कोई डूब जाएगा। जैसे सर पानी में मुड़ी डालते हैं तो मुड़ी ऊपर आ जाती है, पानी में मुड़ी ऊपर आ जाएगा। हाँ, लेकिन ते माता की मुड़ी लेके बैठ जाता अंदर, ठीक है, वैसा आता है मुड़ी चाय को एब्जॉर्ब करके अंदर बैठ जाता है, चम्मच से खाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई? बस लास्ट 2 लाइन बाद 2-4 लाइन बाद बोलेंगे ना। तो समुद्री इलाका जो होता है जहाँ पर हमेशा बहुत सर्दी रहती, ये सारा बात बता रहे हैं मकसद। समुद्री जो इलाका होता है जहाँ पर हमेशा बहुत सर्दी रहती है, दुनिया में कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है। कश्मीर एग्जाम्पल है, सिर्फ ठंडी जगह बहुत सारी जगह है। बात समझ में आ रही है? अंटार्कटिका वगैरह में तो बर्फ ही का तो कॉन्टिनेंट है वो, ठीक, बात समझ में आ रही है? या कई ऐसी कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर सर्दी के मौसम में झील तालाब सब जम जाता है। डिस्कवरी अगर हम देखते होंगे आप लोग, गोल्फ खेलता है उसके ऊपर, तालाब के ऊपर झील के ऊपर जम गया, बर्फ के मोटा परत जम गया है, और नीचे पानी के अंदर मछली बाकी जानवर जो है, जो मैरीन जो एनिमल्स है वो जिंदा है, बाकी तो तैर रहे रह रहे सब कर रहे हैं। कभी पानी के गहराई के अंदर बर्फ कभी नहीं जमती, हमेशा पानी के ऊपर जमेगी। क्या खूबी यही वाला, जब पानी ठंडा होकर जब बर्फ बनती है तो वो बर्फ क्या होगा, पानी से हल्की होगी, कहाँ हल्की चीज कहाँ आती है, तो आगे ऊपर जगह ले लेगी, क्योंकि बर्फ का काम क्या, बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होता है तो ऊपर चली जाती है। तो नतीजे के तौर पे क्या होता है, जो बर्फ पानी में जम भी रहा होता है तो समुद्र की तह में या तालाब की तह में नहीं जाता, वो ऊपर आकर जमते जमते का
काफी मोटी ऊपर जम जाएगी, लेकिन नीचे का जो लाइफ होगा बाहर, मान लो ये बर्फ का एक लेयर है, ये बाहर का हिस्सा है, मान लो बाहर में मान लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा में सब कड़ गया है। लेकिन पानी के अंदर का टेम्परेचर कभी भी जी आपका 4 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। अगर पानी अगर समुद्र या झील का पानी अगर तुम्हारा 0 डिग्री नीचे पहुंच जाए तो पूरा समुद्र जम जाएगा। तो जितने जानवर रह रहे हैं उसके अंदर सब के सब मर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि पानी का डेंसिटी है वो 4 डिग्री मैक्सिमम है। भले बर्फ के ऊपर पानी, तालाब के ऊपर सतह पर बर्फ जम गया है सर्दी के बिना पर, लेकिन उसके नीचे तह में पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मतलब बात समझ आ रही है? इसी के बिना पर सख्त सर्दी के बावजूद भी जो सर्द इलाकों में जहाँ पर कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पर झील तालाब के जो जानवर होते हैं, मछलियाँ होती हैं और भी जानदार जो होते हैं वो आराम से जिंदा रह जाते हैं। बाहर आएंगे तो मर जाएंगे। अच्छा, डिस्कवरी में एक बार देख रहे थे कि एक क्रोकोडाइल था जो पानी में रहता है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो है वो एक बर्फ का लेयर जम गया झील के ऊपर और उससे मुंह जो है बाहर निकाल के रखा, थोड़ा मुंह उसका बाहर है। तो किसी आदमी को लगा ना कि ये लगा फंस गया इसका मुंह, तो उसको क्या खोद के निकालने गया। आदमी नहीं मरा, घड़ियाल मरी। तो खोद के बर्फ करके हटा के उसको निकाला ना तो घड़ियाल मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि घड़ियाल का पूरा बॉडी पानी के अंदर था, जो कि पानी के अंदर टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर में टेम्परेचर कितना है 0 से भी नीचे, कड़ाके की सर्दी है। ऐसे उसको बाहर निकाला ना तो बाहर आकर ठंडा से मर गया। उसका बॉडी क्या है? पानी के अंदर बॉडी से गर्म था और मुंह क्यों बाहर जाकर रखा था? वो ऑक्सीजन लेने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए घड़ियाल में मार दिया। तो पानी का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है। इसी प्रॉपर्टी के पानी किसी प्रॉपर्टी के बिना पर सर्दी के मौसम में सब कुछ जम जाने के बावजूद भी तालाब, झील, समुद्र इन सबों का अंदरूनी हिस्सा नहीं जमता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी समुद्री जानवर हैं, तालाब, झील रहने वाले सब के सब मर जाएंगे। ये तो कहानी का बता दे, लिखा पढ़ी तो मिल जाएगा मुझे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म और नया शुरू होगा। चैप्टर खत्म, अगले दिन पढ़ेंगे तो लाइफ साइंस। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। अब इसको पॉज कर दीजिए इसको।